गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले कुछ दिनों में हम लेक्चर नहीं ले पाए क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव था और सभी मित्रों का मार्गदर्शन, आयुर्वेद चिकित्सकों का मार्गदर्शन एवं भगवान धन्वंतरी की कृपा से अभी सेहत में सुधार हुआ, तो इस हफ्ते से हम व्याख्यान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक अनुभव था, उसके ऊपर और कुछ चर्चा करेंगे किसी दिन, कोविड के ऊपर, सेल्फ एक्सपीरियंस के बारे में। अभी तो हमारा जो अध्याय हमने पिछले लेक्चर में अधूरा छोड़ा था उसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो प्राश्रित योगीय सिद्धि अध्याय की हमने शुरुआत की थी और इस अध्याय में विशेषतः किन वस्तुओं का, किस विषय वस्तु का वर्णन है उसको थोड़ा हम रिवाइज कर दे। तो विशेषतः प्राश्रित इस शब्द का अर्थ आज की भाषा में अगर हम करें तो उसका अर्थ एक प्राश्रित ऐसे होता है। ओके, तो थैंक यू मैम। तो इस विषय में प्राश्रित का अर्थ 100 मिलीलीटर होता है और बस्ती की जो योजना की है उसमें प्राश्रित ये प्रमाण लेके ही बस्ती की योजना या उसका क्वांटिटी बताया है, इसलिए इस अध्याय को मेजरमेंट का जो यूनिट इस्तेमाल किया है प्राश्रित आयुर्वेद के ग्रंथों में उस काल के अनुसार, और वह स्टैंडर्डाइजेशन करने की एक प्रोसीजर हम देख सकते हैं, मेथोडोलॉजी उसको हम समझ सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सकों की, आयुर्वेद ग्रंथकारों की। और ये स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द थेरापेटिक प्रोसीजर ऑफ एनिमा डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आर गिवन एज वेल। वहां पे हम विशेषतः आमशूल और अतिसार की चिकित्सा भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा कनेक्शन ठीक रहे इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं। आगे जाते हैं इस अध्याय को। विशेषतः अब 19वें अध्याय श्लोक में जो हमने देखा था वो आमशूल की चिकित्सा देखी और आमशूल कम करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वह वर्णन करने के बाद 20वें श्लोक से अतिसार की चिकित्सा शास्त्रार्थ साक्षात ग्रंथकार वर्णन करते हैं। तो 20वां जो श्लोक है वह शकृत वातम अस्त्र पित्तम कफम वा यो अतिसार्यते इत्यादि। तो विशेषतः यहाँ पे अतिसार के विभिन्न प्रकार पहले वर्णन किए हैं कि पुरुष अतिसार, शकृत यानी पुरुष मल के लिए शकृत शब्द आया है। वात अतिसार यानी वात दोष की प्रधान विकृति इसमें रहेगी। रक्तातिसार, रक्त धातु उसके साथ जाएगा अतिसार के साथ, और पित्तातिसार अथवा कफातिसार। तो ये विशेषतः 5 प्रकार वर्णन किए हैं और इनसे पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने विशेषतः पहले पक्वम यानी अतिसार में आम अगर नहीं है, यानी आम स्वरूप नहीं है। अतिसार की चिकित्सा दृष्टि से 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक आमातिसार और पक्वातिसार। आमातिसार में प्राचन चिकित्सा पहले की जाती है और फिर बस्ती इत्यादि योजना की जाती है, और पक्वातिसार में विशेषता आप पहले से बस्ती की विशेषता निरोह बस्ती की योजना कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन बताते हैं ग्रंथकार, अगर पक्व स्थिति है यानी आम स्थिति नहीं है तो ऐसे पक्व दोषों का निर्हरण करने के लिए तत्र स्ववर्गीय ही बस्ती ही श्रेष्ठम विषज्जितम। तो ऐसी अवस्था में स्ववर्गीय यानी पुरुषातिसार है, वातातिसार है, रक्तातिसार है, उसको प्रधान विकृति कौन सी है उस गण की औषधियों से साधित निरूह बस्ती जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि औषधों का चयन जो है वो गणों के माध्यम से करने का स्वातंत्र्य हमें चरकाचार्य जी देते हैं। अब चक्रपाणी दत्त टीका थोड़ी सी देखेंगे विस्तार से, समय अवधि हमें कम होने की वजह से नहीं मिलेगा उतना टीकांश देखने का समय। यहाँ पे
चक्रपाणि दत्त स्पष्ट कर देते हैं, केवल शक्रतादि जन्यांश्च अतिसारान आह, यानी यहाँ केवल जो शकृत यानी पुरुष, वात, रक्त, पित्त और कफ, ये 5 जो कारण है, उन कारणों से उत्पन्न होने वाले का अतिसार का विवेचन यहाँ पे किया है। और पक्वम इति निरामम, यानी पक्व अवस्था यानी निराम अवस्था, सामावस्था नहीं है, ये वो स्पष्ट कर देते हैं। अब आम शब्देन, अब यहाँ पे आम शब्देन यह अग्नि दौर्बल्यात अपक्व आहार रस एव कोष्ठ उपलेपक आमो गृह्यते यद उक्तम अन्यत्र। तो यहाँ पे आम शब्द से जो है वो अग्नि की दुर्बलता प्रथम स्थिति जाननी चाहिए, और अग्नि दुर्बलता से अपक्व आहार रस जो है वो उत्पन्न होता है, और कोष्ठ को वह उपलेपक यानी कोष्ठ को अंदर से वह उपलेपन करता है, यानी कोटिंग करता है एक प्रकार की, जिससे अग्निमांद्य और बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आम जो निर्मिति है उसकी प्रक्रिया आगे बताते हुए आमाशयस्ताः कायाग्नि दौर्बल्यात् अविपाचिताः, इस प्रकार से वह चक्रपाणि दत्त यहाँ पे हमें आम की संज्ञा जो है वो रिमाइंड करते हैं कि आमाशय में जाठराग्नि की दुर्बलता के कारण अविपाचित यानी अच्छे प्रकार से जिसका पचन नहीं हुआ है, ऐसा आद्य जो रस धातु तैयार होता है, अपक्व रस धातु तैयार होता है, उसी को आम संज्ञा दी जाती है। आगे एक स्पष्टीकरण और महत्वपूर्ण है इस श्लोक का। चक्रपाणि दत्त स्ववर्गीय इति इस प्रकार से जो उल्लेख करके संक्षेपतः छोड़ देते हैं चक्रपाणि दत्त, उसको स्पष्ट करते हैं चरकाचार्य जी के वचनों को। पुरुष संग्रहण, वातनाशक, शोणित स्थापन यानी रक्त स्थापन वर्ग, पित्तनाशक, कफनाशक औषधि गणों के द्वारा जो सिद्ध की गई निरूह बस्ती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से चक्रपाणि दत्त बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर देते हैं। हमें जो भी मन में प्रश्न आएंगे उनका सोल्यूशन वो बता देते हैं। इसलिए मैं तो टीकाकार जो है वो आदर्श अध्यापक की भूमिका में देखता हूं, जो हमें कनेक्ट करते हैं ग्रंथकारों के साथ। अब यहाँ देखिए कि भगवान दास जी का जो आचार्य रामकरण शर्मा और भगवान दास जी, इनका अंग्रेजी अनुवाद जो है चरक संहिता का वो बहुत प्रसिद्ध है। हमने भी उसको इस्तेमाल किया था खास करके पीएचडी के वक्त। तो वहां पे वो स्पष्ट कर देते हैं कि द टर्म आम implies the first product of the food which has remained uncooked or undigested because of the weakness of agni. Okay. तो दिल्लीतून 3 प्लेयर त्याच्या बदल्यात हैदराबाद कुछ माइक जो है वो चालू है, उसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दूं, आचार्य रामकरण शर्मा और भगवान दास जी का जो चरक संहिता का ट्रांसलेशन है वो स्पष्ट कर देते हैं कि द टर्म आम implies the first product of the food which has remained uncooked or undigested because of weakness of agni। और वो समझने के लिए वहां पे अग्नि को एंजाइम्स कहते हैं, लोकेटेड इन द स्टमक एंड स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन एट रिमेन्स एडहेयर टू द वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जो कोष्ठोपलेपक आमो गृह्यते, ये जो शब्द प्रयोग चक्रपाणि दत्त करते हैं, तो उसको भगवान दास जी इस प्रकार से आधुनिक कुछ संज्ञाएं इस्तेमाल करते हुए हम समझाते हैं। अब आगे 21वें श्लोक में और 22वें श्लोक में विशेषतः ये जो शन्नामेशाम द्विसंसर्गा, ये जो 6 भेद है अतिसार के, उनको स्पष्ट कर देते हैं। अब जो 20वें श्लोक में बताए वो कारण अनुसार उसके 5 प्रकार अतिसार के हैं। यहाँ पे अतिसार के 6 भेद विशेषतः दोष प्रधानता की दृष्टि से बताते हैं, उसको देखेंगे। ये जो 6 प्रकार के अतिसार है वो 2-2 संयोग होने से उसके 30 भेद हो जाते हैं। यानी 6 भेद वाले एक अतिसार को अगर जोड़ दें आप, और ये 30 भेद 2-2 मिला के, तो कुल संख्या अतिसारों के प्रकारों की या उसके वेरिएशंस जो है वो 36 हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसको और अच्छा से समझने के लिए आम, शकृत, वात, रक्त, पित्त, कफ,
ये मुख्यतः हमने कारणानुसार 5 प्रकार 20वें श्लोक में देखे। तो आम सकृत को मिलाए तो आम सकृत हो जाएगा, ये दो का संयोग हो गया। फिर सकृत और वात को मिलाएंगे तो उस प्रकार से वात सकृत हो जाएगा, आम कफ हो जाएगा। इस प्रकार से आम वात, आम रक्त, आम पित्त, आम कफ, यानी एक ही आम को अगर सकृत, वात, रक्त, पित्त, कफ के साथ जोड़ दिए जाए तो ये 5 भेद हो जाते हैं। तो देखिए संसर्ग और सन्निपात, इनको अगर हम समझे तो विशेषतः यहाँ पे संख्या जो है वो 30 हो जाती है। संसर्ग क्या है? तो दो घटकों का संयोग जब होता है तो उसको संसर्ग कहते हैं, और 3 घटक जब इकट्ठा आते हैं तो उसको सन्निपात कहते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल 36 टाइप ऑफ, वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस या उपद्रव ऐसा शब्द प्रयोग भी करते हैं ग्रंथकार, तो वो होते सॉरी। अब 22वें श्लोक में जो वर्णित विषय है उसमें विशेषतः वो 9 साक्षात उसको नामकरण, 22वां श्लोक देखें आप तो वो बताते हैं कि ये क्या है? विद्यात उपद्रवान। ये अगर आप शब्द देखें यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए, तो देखिए यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है उपद्रवान। तो ये शब्द यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं कि ये उपद्रव है। तो ये यानी ये 36 जो है वो वहां पे भेद की तरह दृष्टि से समझने चाहिए, और यहाँ पे आगे ये जो 9 देते हैं वो क्या है? तो उपद्रव है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे से हम आगे समझे। चलिए भी ये जो 9 उपद्रव जो है वो कौन कौन से है? तो शूल है। शूल क्या है? डेफिनेटली एब्डोमिनल पेन या जिसे कॉलिक पेन कहेंगे। दूसरा प्रवाहिका। प्रवाहिका क्या है? तो इसको प्रवाहन जिसमें करना पड़ता है। तो भी देखिए ये एक प्रकार की वेदना का स्वरूप है, इसलिए प्रवाहिका साक्षात व्याधि की दृष्टि से न देखते हुए यहाँ पे एक लक्षणात्मक देखना चाहिए उसको, ग्रिपिंग काइंड ऑफ पेन। तीसरा है आधमा, इसको अलग से बताने की नहीं आवश्यकता नहीं है, फ्लैचुलेंस। आधमान और आटोप में फर्क क्या है? मुख्यतः यहाँ पे आधमान शब्द ज्यादा से ज्यादा आता है, आटोप कम बार आता है लक्षणात्मक। यहाँ पे आटोप शब्द नहीं है, फिर भी मैं आपके रिमाइंड के लिए या आपको मेमोराइज करने के लिए बता दूं तो आधमान है उसको गैसेस पास होते हैं पेशेंट को, और आटोप जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं तो उसको आटोप कहा जाता है। चौथा लक्षण बताते हैं कॉम्प्लिकेशन, वो है परिकर्तिका। तो फीशर इन एनल फीशर कह सकते हैं आप। कर्तनवत वेदना गुद स्थान पे होती है। पांचवा अरोसी यानी अनोरेक्सिया। तृष्णा छठा। सातवां उष्णता यानी संपूर्ण शरीर में जो है वो औष्ण प्रचिति होती है व्यक्ति को। आठवां है दाह यानी बर्निंग सेंसेशन, होल बॉडी या लोकल एरिया में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दाह शब्द का प्रयोग किया है। और नौवा है मूर्छा। अब देखिए यहाँ पे आदि शब्द का प्रयोग है, यानी ये 9 प्रधान उपद्रव यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, इसके सिवा और कुछ हो सकते हैं। ठीक है, जाते हैं अगले श्लोक की ओर। अब देखिए ये जो 23वां श्लोक है वो विशेषता है आमातसार की चिकित्सा बताते हैं। पहली स्थिति आम शब्द की हमने संज्ञा देख ली है। तत्र आमे अंतरपानम स्यात् व्योषाम्ल लवणय युतम पाचनम शस्यते। साक्षात आमातिसार की चिकित्सा को वो बताते हैं। यहाँ पे विशेषतः किन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, तो पहले व्योष बता देते हैं। तो व्योष क्या है? ये त्रिकटु है। अगर आप द्रव्य गुण विज्ञान में मिश्रक गण आपको याद रहेगा या आप उसको रिमाइंड करोगे तो वहां पे व्योष यानी त्रिकटु मतलब सोंठ, मिरे और पिप्पली। ठीक है, मरीच और पिप्पली, इन 3 द्रव्यों को जिसको हम त्रिकटु कहते हैं सर्वसामान्य भाषा में, तो व्योष यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है। ज्यादा से ज्यादा बार यहाँ पे त्रिकटु शब्द का प्रयोग न करते हुए व्योष शब्द का प्रयोग आता है इस अध्याय में विशेषता। तो आमज अतिसार में, आमज अतिसार यानी युक्त अतिसार है। ठीक है, तो उसमें रोगी को क्या करना चाहिए? त्रिकटु, लवण,
और अम्ल द्रव्यों का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। अब त्रिकटु का चूर्ण के स्वरूप में प्रयोग करेंगे और अम्ल और लवण द्रव्य यानी दाड़िम का स्वरस और संदेव नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह योग जो है वो किसके लिए देना चाहिए? पाचनम शस्यते। अब देखिए अंतरपानम यानी वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बता देते हैं कि आप मुख मार्ग से उसका प्रयोग करना चाहिए। यानी ये बस्ती के लिए नहीं बता रहे, वो पाचन चिकित्सा के लिए मुख से उसका इस योग का जो है वो पान करना थे। शस्यते वो यानी ज्यादा उपयुक्त होता है, ऐसे बताते हैं। अत्यंत उपयुक्त दृष्टि से आपने शस्यते शब्द का अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस्ती ही आमे ही प्रतिषिध्यते, स्पष्ट वो निषेध बता देते हैं कि ये अवस्था जो है, आम अवस्था जो है वो बस्ती के लिए प्रतिषिध्यते यानी निषिद्ध है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन आम अवस्था जो है वो बस्ती के लिए बता देते हैं। ठीक है, तो ये सुंठ मेरे पिपली पाचन चिकित्सा के लिए बहुत उपयुक्त द्रव्य है त्रिकटु, और बहुत अच्छा पाचन उससे होता है। और आगे जाएंगे फिर 24वें श्लोक की ओर। विशेषता है ये 24वां श्लोक जो है वो शकृत अतिसार की चिकित्सा बताता है। शकृत अतिसार यानी पुरुष युक्त अतिसार जो है। ठीक है, तो रोगी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले वातग्न ही ग्राही वर्गीय बस्ती शकृति शस्यते। तो यहाँ पे विशेषता है वातनाशक। अब वातनाशक द्रव्य कौन से है? चक्रपाणि दत्त स्पष्ट कर देते, वातग्ने ही इति आदौ वातग्नम दशमूलम, तो दशमूल का इस्तेमाल करना चाहिए और ग्राही द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ग्राही द्रव्य कौन से है? ग्राही यानी जो द्रव अंश जो है वो आम का सॉरी अतिसार में से उसका शोषण कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे वो ग्राही को भी स्पष्ट कर देते हैं चक्रपाणि दत्त जी। ग्राही वर्ग से आपने क्या लेना चाहिए? षड विरेचन शताश्रुति अध्याय जो चौथा अध्याय है सूत्र स्थान का चरक संहिता का, उसमें वर्णित जो द्रव्य है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय वहां पे वर्णित है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। और उस क्वात की क्या है वहां पे? शस्यते, बस्ती ही शस्यते। तो उन द्रव्यों की वातग्न और ग्राही द्रव्यों की यानी दशमूल, और वहां पे जो पुरुष संग्रहणीय महाकषाय दिया है दशमानी यानी 10 द्रव्य दिए हैं वहां पे पुरुष संग्रहणीय श्रेष्ठ, तो उनका इस्तेमाल आपने बस्ती के रूप में करना चाहिए। तो यहाँ पे वो स्पष्ट बता देते हैं कि कौन सी बस्ती इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे आगे बताते हैं स्वाद्वम्ल लवने शस्ताः स्नेह बस्ती समीरणे। अगर इसी स्थिति में आपको जो स्थिति लगती है वो 24वें ही श्लोक में, बहुत लोग बताते हैं कि शकृत अतिसार के ही बारे में ये बताते हैं, वैसी स्थिति नहीं है। समीरणे यानी वातातिसार की चिकित्सा वो बताते हैं। वातातिसार जो तीसरा प्रकार है उस वातज अतिसार की चिकित्सा बताते हुए वो स्पष्ट कर देते हैं कि स्वादु यानी मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है, अम्ल द्रव्यों का प्रयोग करना है और लवण द्रव्यों का प्रयोग करना है, और वो भी किस फॉर्म में करना है? तो स्नेह के स्वरूप में, यानी मधुर अम्ल लवण द्रव्यों से सिद्ध जो स्नेह होगा जैसे तिल तेल है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। तो ये अनुवासन बस्ती या स्नेह बस्ती यहाँ पे प्रशस्त बताते हैं। अब देखिए बहुत बार आयुर्वेद चिकित्सा जो है उसको कठिन स्वरूप में, हम विद्यार्थी आयुर्वेद के स्नातक और चिकित्सक भी बहुत बार कठिन स्वरूप में उसको बता देते हैं। अब देखिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का अगर आपको स्मरण होगा तो वहां पे तत्राद्या मारुतम गणंती त्रयस्तिक्तादया कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्येतु पूर्वते। ये सूत्र कहीं पे भी ग्रंथकार हमें नहीं छोड़ते। हाँ, उसकी अवस्थाएं जरूर बता देते हैं, जैसे आम अवस्था है, पक्व अवस्था है, या फिर संतर्पण कहाँ पे करना है, ब्रहण करना है, फिर संतर्पण के कितने प्रकार है, अपतर्पण के कितने हैं, द्विविधोपक्रमणी में हमने देखा। तो ये अगर की पॉइंट्स अगर आपको मालूम हो गए तो आयुर्वेद चिकित्सा जैसा सिंपल या आप जिसे आसान कहेंगे वो चिकित्सा पद्धति नहीं है। ठीक है, लेकिन वो विजन आपको आनी चाहिए और उसके लिए ग्रंथों का अध्ययन अत्यावश्यक है। अब देखिए आगे जाते हैं, इसको लेते हुए यहाँ पे हमने
जो तीसरा वातज अतिसार की चिकित्सा, उसको भी देखा। खास करके यहाँ पे स्नेह बस्ती का इस्तेमाल करना है। अब ये विशेष कुछ चीजें आएंगे आगे, जिसको हम बहुत कम बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे रक्तातिसार की चिकित्सा। अब रक्तातिसार में रक्ते रक्ते न, तो यहाँ पे रक्तातिसार में रक्त का इस्तेमाल करना चाहिए बस्ती के लिए। तो ताजे रक्त का विशेषतः यहाँ पे बस्ती का जो इस्तेमाल करते हैं, विशेषतः प्राणियों के बस्ती का, और जो आसान इस्तेमाल होता है, आसान तरह पद्धति से उपलब्ध है, वो है बकरे का रक्त जो है। तो उसके ताजे रक्त की बस्ती देने के लिए कहा है। अब इसको अनप्रैक्टिकल आप लोग कहेंगे, लेकिन अगर इस बस्ती का अगर प्रयोग किया गया तो हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। हमने खुद सत्सन हॉस्पिटल में इसके प्रयोग किया है विद्यार्थी अवस्था में, विशेषतः इंटर्नशिप में, और उसको बहुत अच्छे से हमने परखा भी है। अगर आपको आशंका है कि भाई ये मटेरियल है, एक्सटर्नल मटेरियल है, इससे कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसको स्टराइल कर दीजिए, आपको अगर ऐसे लगता है तो। बहुत बार प्रैक्टिकली पूछने जैसी बात यह है कि अगर कोई भी रक्त है वो अगर बाहर आता है शरीर से तो वो क्लॉट हो जाता है, और इसके लिए फिर उसका कौन सा फॉर्म बनाना चाहिए, ये प्रश्न जरूर आप पूछ सकते हैं। तो विशेषतः हम बहुत बार उदाहरण भी देखते हैं कि शशा रक्त जो है, यानी रैबिट ब्लड जो है, उसको अभी इस्तेमाल इसके तौर पे किया जाता है, यानी उपलब्ध जो फॉर्म है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रक्तातिसार की जो स्थिति है, वो रक्त धातु क्षय की वजह से आ रहा है या वहां पे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा, और उस अनुसार फिर चिकित्सा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राणियों के रक्त का साक्षात द्रव्य सामान्य चिकित्सा, अगर आप सामान्य विशेष सिद्धांत आपको याद आ रहा है तो उसमें सामान्य यानी द्रव्य सामान्य की दृष्टि से यहाँ पे रक्तातिसार की चिकित्सा बताई है। अगर किसी को आपत्ति है तो गुण सामान्य का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और रक्त समान गुण वाले जो द्रव्य है उनका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लाक्षारस, कॉक्यूलस लैक जो इंसेक्ट है उसके सलाइवा का जो रेसिड्यू होता है वो, अर्थात जो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, प्योर वहां पे ओरिजिनल होना चाहिए, तो उस लाक्षारस का या लाक्षा का सिद्ध क्वाथ या अन्य द्रव्यों के साथ उसका आप प्रयोग कर सकते हो, स्तंभन द्रव्यों के साथ। उसमें मंजिष्ठा भी आ सकती है या और कुछ द्रव्य भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा प्रकार हो गया रक्तातिसार। रक्तातिसार में ही आगे वो पित्तेतु कषाय स्वादु तिक्त कही, पित्तातिसार में विशेषता कषाय मधुर तिक्त, जो मैंने आपको सूत्र बताया अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले अध्याय का, उसी के अनुसार उस क्वाथ द्वारा निर्मित निरोह बस्ती विशेषता कषाय मधुर तिक्त। कषाय क्या है, अस्ट्रिंजेंट टेस्ट, मधुर स्वीट या स्वादु, तिक्त यानी बिटर। तो इन श्रेष्ठ द्रव्य, अभी इन द्रव्यों का चयन कहाँ से करना है, तो आप शोधनादि गण संग्रह अध्याय अष्टांग हृदय का देख लीजिए, या फिर जो विविध स्कंद बताए हैं रसानुसार, षड्रस के स्कंद बताए हैं, उसमें से आप श्रेष्ठ द्रव्यों का, पहले 2-3 द्रव्यों का चयन कर सकते हैं। अब आगे जाएंगे, वही कफातिसार की चिकित्सा भी संक्षेप में बताते हैं, सार्यमाणे कफे बस्ती कषाय कटु तिक्त। तो कफातिसार में कषाय, कटु और तिक्त इन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे जो चक्रपाणी दत्त थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं, रक्ते रक्तेन इति स रक्ते अतिसार्यमाणे रक्तेन बस्ती ही देया। तो रक्ते रक्तेन, ये यही शब्द प्रयोग सिर्फ आया है, तो चक्रपाणी दत्त तो उसको कुछ स्नातक जो है उसको अधूरा समझ सकते हैं, इसलिए स्पष्ट कर देते हैं कि यदि अतिसार में रक्त निकल रहा है या रक्त का स्राव हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में रोगी को रक्त की बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, और बस्ती कौन सी फिर, तो बकरे का ताजा रक्त जो है उसका इस्तेमाल प्राय आप कर सकते हैं। ठीक है, तभी जो पेटा है तो वो सभी एनिमल्स को, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, गोट शिप, ये जो चिकन, ये जो प्राणी है उसको मारने की अनुमति है। ठीक है, ठीक है, विषयांतर हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे अभी।
चलते हैं आगे की श्लोक की ओर 26। तो 26वां श्लोक जो है वो विशेषतः अभी दो संयुक्त स्थिति जब आएगी तो क्या चिकित्सा करनी चाहिए, संसर्ग जब होगा तब क्या स्थिति होनी चाहिए, कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, ये बताता है। शकृता वायुना वा आमे तेन वर्चस्य यथानिले संसृष्टे अंतरपानम स्यात् व्योषाम्ल लवणैः युतम्। तो यहाँ पे जो संश्लिष्ट स्थिति है, मैंने संसर्ग बताया आपको, तो देखिए शकृत, आम और वात, ठीक है, यानी यहाँ पे विशेषतः शकृत और आम ये प्रधान है और वहां पे वात दोष जो है वो भी उसके साथ है। तो यानी यहाँ पे शकृत मतलब पुरीश्मल, आम आप जानते हो, और वायु यानी वात दोष विकृति, ये तीन घटक जो है वो विकृत रहेंगे, इसलिए संश्लिष्ट शब्द प्रयोग यहाँ पे किया गया है, यानी तीन घटक की विकृति है। तो ऐसी अवस्था में त्रिकटु, इनको बार नहीं दोहराएंगे, यहाँ पे साक्षात व्योष शब्द का जो प्रयोग आया है वो त्रिकटु के लिए आया है। तो व्योष और फिर अम्ल रस लवणैः युतम, ठीक है, तो त्रिकटु का चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए विशेषतः आम्ल द्रव्यों के साथ। और ये तो आम्ल द्रव्य है, आम्ल रसात्मक है, फिर भी पित्त वर्धक नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है, तो दाड़िम और आंवला। तो दाड़िम स्वरस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर उसमें सेंधव नमक मिला के आप उसको, यानी आप दाड़िम का जूस बना दीजिए, अनार का जूस बना दीजिए स्वरस, और उसमें फिर प्रक्षेप और प्रक्षेप की जैसा आप त्रिकटु चूर्ण ज्यादा मात्रा में और सेंधव चूर्ण बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हो, वो पिलाने के लिए देना चाहिए। अंतरपानम यहाँ पे शब्द प्रयोग है, ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन बताया। अब आगे फिर 27वें श्लोक में स्थिति है, यहाँ पे पित्त के साथ आम की दृष्टि है, और फिर यहाँ पे पित्त की प्रधानता है, रक्त के साथ आम की प्रधानता है, और आम के साथ रक्त की प्रधानता है, ऐसी स्थिति बताई। यानी पित्त आम के साथ, यानी इस स्थिति में पित्त प्रधान हो गया, आम के साथ पित्त, यहाँ पे आम प्रधान हो गया, रक्त के साथ आम यानी रक्त की प्रधान विकृति होगी, और आम के साथ रक्त, तो आम की विकृति प्रधान रहेगी। तो ये चार स्थितियां यहाँ पे बता दी। इन चारों ही स्थितियों में योग जो है वो समान है। कौन सा चिकित्सा करनी चाहिए, तो त्रिकटु का इस्तेमाल करें, और उसको विशेषतः मधुर तिक्त द्रव्यों के द्वारा जो निर्मित क्वाथ है उसके साथ त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिति विशेषतः रक्त की भी है, इसलिए मधुर द्रव्यों का प्रयोग है, पित्त की विकृति है इसलिए तिक्त द्रव्यों का प्रयोग है। इसको आप इसको लॉजिकली समझ सकते हैं, इन्हीं द्रव्यों का चयन ग्रंथकार क्यों करते हैं, ठीक है। अब आगे 28वें श्लोक में तथा आमे कफ संसृष्टे, यह स्थिति बताते हैं, यानी कफ के साथ आम अगर दुष्ट है या ज्यादा दूषित है तो ऐसे स्थिति में कौन से, कषाय व्योष तिक्तकम, तो व्योष क्या है, त्रिकटु, और कषाय यानी अस्ट्रिंजेंट कसैले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो ऐसे स्थिति में व्योष यानी त्रिकटु, कषाय यानी कसैले रस के पदार्थ या द्रव्य का चयन करना चाहिए, और तिक्त रस। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कषाय द्रव्य कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते, तो को भी सिंपल बता दो, स्तंभनकारी कषाय रस करता है तो अर्जुन चूर्ण भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तिक्त रस यानी कौन से टेस्ट, तो बिटर टेस्ट, वो भी श्रेष्ठ द्रव्य जैसे चिरायता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, या पटोल का इस्तेमाल कर सकते हो आप, और वो योश के साथ, ठीक है। और फिर एक तो आप इसका अगर पचन शक्ति अच्छी है तो चूर्ण स्वरूप में, तो पचन शक्ति आपको थोड़ी कम लगती है तो आप क्वाथ फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं। आगे और स्थिति वो बताते हैं, आमेन तु कफे व्योष कषाय लवणैः युतम, तो आम के साथ यदि कफ की प्रधानता है, दुष्टि है, तो ऐसे रोगी को
त्रिकटु चूर्ण के साथ कषाय और लवण द्रव्यों का चूर्ण देना चाहिए या फिर क्वाथ देना चाहिए। ठीक है, तो दो फॉर्म बताते हैं, चूर्ण या क्वाथ। ठीक है, तो आगे ले जाते हैं 29वें श्लोक में, वातेन विषि पित्ते वा विट पित्ताभ्याम तथा अनिले। तो वहां पे भी फिर वो स्थिति बताते हैं, एक की प्रधानता और दूसरे की न्यूनता। तो वात के साथ पुरुष की प्रधानता है, वात के साथ पित्त की प्रधानता है, पुरुष के साथ वायु की प्रधानता है और पित्त के साथ वायु की प्रधानता है। और लास्ट स्थिति पांचवी वो बताते हैं, वो है विट और पित्त के साथ वायु की प्रधानता, यानी पुरुष मल के साथ और पित्त के साथ फिर वायु की प्रधानता। तो ऐसी स्थिति में योग एक ही है, विशेषतः मधुर अम्ल कषाय रसों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से तो मधुर अम्ल ये रस विशेषता वातग्न है और कषाय रस जो है ये विशेषता है पित्तग्न भी है और कफग्न भी है। तो ऐसे स्थिति में वो आम पाचन के लिए भी कषाय रस जो है वो उपयुक्त ठहरेगा। ठीक है, तो ये 29वें श्लोक में स्थिति बताए। अब आगे जो है 30वां श्लोक, वह विशेषता है स्थिति बताता है, मल के साथ रक्त की प्रधानता, रक्त के साथ पुरुष की प्रधानता, पित्त के साथ पुरुष की प्रधानता, पुरुष की प्रधानता पित्त के साथ और रक्त के साथ पित्त की स्थिति और पित्त के साथ रक्त की प्रधानता। यानी रक्त, मल और रक्त ये एक जोड़ी है, इसको अल्टरनेट करें आप तो दूसरी स्थिति हो जाती है, रक्त प्रदान हो जाता है, मल जो है वो फिर अप्रदान हो जाता है। फिर पित्त और पुरुष की स्थिति बता दी और फिर रक्त और पित्त की। तो इनको आप एक को प्रदान कर दें तो हो जाएगी दूसरी स्थिति। इन संसर्ग की स्थिति में विशेषता है, दो दो का संयोग है, इसलिए संसर्ग शब्द का प्रयोग यहाँ पे ग्रंथकार करते हैं। तो ऐसे बस्ती ही अन्योन्य संसर्गे कषाय स्वादु तिक्त कहा। तो कषाय मधुर और तिक्त इन द्रव्यों के साथ प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए पहले योग में कषाय रस प्रदान वहां पे किया था मधुर अम्ल के साथ, यहाँ पे कषाय मधुर और तिक्त है, यानी साक्षात पित्तग्न द्रव्य जो है उनका इस्तेमाल किया है, कषाय तिक्त और मधुर तीनों द्रव्यों का प्रयोग किया है। तो ये किस वजह से किया है, तो यहाँ पे रक्त की भी विकृति है और पित्त की भी विकृति है, और रक्त पित्त जो है वो आश्रय भाव है, ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए टोटली पित्तग्न जो तीनों रस है उनका इस्तेमाल यहाँ पे हमें दिखाई देता है। 31वें श्लोक में स्थिति बताते हैं, कफ के साथ पुरुष की प्रधानता, कफ के साथ पित्त की प्रधानता, पुरुष के साथ कफ की प्रधानता, पित्त के साथ कफ की प्रधानता और रक्त के साथ कफ की प्रधानता। और इन स्थितियों में विशेषतः जो योग बताते हैं वो फिर त्रिकटु आ गया और फिर कषाय तिक्त द्रव्यों द्वारा साधित जो है वो बस्ती का यहाँ पे प्रयोग करने के लिए वहां पे, तो ये स्थिति हो गई 31वें श्लोक की। अब 32 नंबर श्लोक में जो स्थिति आती है वो वायु के साथ श्लेष्मा की यानी कफ की प्रधानता। मैंने हमेशा आपको सेकंड ईयर से बता रहा हूं, श्लिष आलिंगने ये जो संस्कृत श्लेष्मा शब्द की निरुक्ति है, तो कफ शब्द का प्रयोग ग्रंथकार चरकाचार्य जो है वो बहुत कम बार करते हैं या ना के बराबर करते हैं, हर बार वो श्लेष्मा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो वायु के साथ श्लेष्मा की प्रधानता, ऐसे स्थिति में त्रिकटु तिक्त और अम्ल द्रव्यों द्वारा साधित बस्ती, कफ के साथ अगर रक्त की प्रधानता है तो मधुर तिक्त द्रव्यों के क्वाथ में त्रिकटु चूर्ण मिला के बस्ती। तो ये स्थिति बनती है 32वें श्लोक। आगे है 33वां श्लोक, और इसके साथ जो ये प्रधान वो अप्रधान ये जो है कंफ्यूजन, वो थोड़ा सा आपको सुनने में भी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन तरतम भाव से अपने दोषों को या विकृत जो प्रधान घटक है उनको जानना है, इतना आप समझ ले तो भी ठीक है, और फिर द्रव्यों का चयन उस दृष्टि से करना है। ये जो स्थिति बताते हैं ग्रंथकार वो 8वीं स्थिति है 33वें श्लोक में। वो बताते हैं वायु के साथ अगर कफ संश्लिष्ट हो जाए
यानी कफ के साथ वायु की अगर प्रधानता हो तो त्रिकटु, अम्ल और लवण रसों के द्वारा निर्मित बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और यदि वायु के साथ पित्त की प्रधानता है, कभी-कभी क्या है, वहाँ कुछ पाठ भेद ऐसे हैं, वहाँ पे पित्त के स्थान पर रक्त ऐसा भी शब्द हमें मिलता है। तो वायु के साथ पित्त ऑब्लिक रक्त ऐसा आप अर्थ लें और इन तीनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में सॉरी, मधुर अम्ल तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधाने संसृष्टे, इस अर्थ से आपने प्रधान किस घटक की विकृति है उसको आगे ले जाना चाहिए और उसके अनुसार ही चिकित्सा द्रव्यों का आपने चयन करना है चिकित्सा के लिए। और विशेषतः बस्ती का प्रयोग कब करना है, आम स्थिति है तो बस्ती का प्रयोग नहीं करना है और निराम स्थिति है तो बस्ती का प्रयोग करना है। अब ये 34वें श्लोक में जो स्थिति आती है वो हमें संक्षेपतः दो से अधिक दोषों का संयोग अगर वहां पे है तो जो अतिसार उत्पन्न होता है उसको कैसे हमने हैंडल करना है, ये बात वो वहां पे बताते हैं। अब देखिए, ये जो अध्याय है वो शायद हम इस 40 मिनट की अवधि में, दूसरा लेक्चर है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं स्थिति बता रहा था आपको कि अगर more than two doshas if they are vitiated then what one should go for। तो जिस प्रकार दो दोषों के संयोग के अतिसार के 30 भेद होते हैं हमने देखा और उसकी चिकित्सा का वर्णन भी हमने कुछ समय पहले देखा, तो 3, 4 या 5 दोषों का अगर संसर्ग हो जाए तो ऐसे अतिसार के भेद एवं उनकी चिकित्सा जो है उसको आपने स्थिति के अनुसार उसको जानना चाहिए। अतिसार में जो प्रयुक्त युक्ति है, ये जो यहाँ पे ग्रंथकार स्पष्ट कर देते हैं, त्रिचतु पंच संसर्गान एवं एव विकल्पये युक्तिश्च एषा अतिसार उक्ता सर्व रोगेषु अपि स्वता। तो उनकी चिकित्सा की कल्पना जो है उसी के अनुसार कौन प्रधानतम है, प्रधानतर है और प्रधान है, इस प्रकार तरतम दफाव से ही वहां पे अगर 3 घटक विकृत है, 4 घटक विकृत है या 5 भी घटक विकृत है तो उसको करनी चाहिए। और ये सूत्र केवल अतिसार चिकित्सा के लिए नहीं है, ग्रंथकार ये स्पष्ट कर देते हैं सर्व रोगेशु अपि स्मृता, ये जो युक्ति है इनको आपने सभी रोगों के बारे में अपनाना चाहिए। तो कभी भी हमें बैसाखी नहीं देते चरकाचार्य, हमें खुद इंडिपेंडेंट बनाते हैं और दृष्टि देने का प्रयास करते हैं। हर बार हमें ये चरकाचार्य जी का वैशिष्ट जान पड़ता है। तो ये यहीं पे हम आज का लेक्चर जो है वो रोकते हैं और